हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत चीन सीमा को लेकर मोदी सरकार ने अब उठाया क्या बड़ा कदम। बीआरओ डीजी ने दे दी सबसे बड़ी जानकारी। चीन में मच गया तहलका। जी हां दोस्तों, बताएंगे क्या किया ऐसा भारत ने। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर भारत के खिलाफ बैक फुट पर जस्टिन ट्रूडो सरकार, कनाडा में उतारे जा रहे खालिस्तान के भड़काऊ पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, अमेरिका को धोखेबाज क्यों बता रहे हैं विशेषज्ञ और कह रहे हैं कि ट्रूडो ने गलत देश से ले लिया पंगा। ये पहले वाला भारत नहीं। बताएंगे दोस्तों किसने ये बात कही। एक से एक बड़ी जानकारियां आपको बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते और मानते कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं, और साथ ही साथ ये भी मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ही होंगे अगले प्रधानमंत्री, तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां भारत चीन सीमा को लेकर मोदी सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। बीआरओ डीजी ने दे दी जानकारी। आपको बता दे, पुल, सुरंग, हवाई पट्टी, बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर रहा अपना भारत 5 सालों में चीन को छोड़ देगा पीछे। जी हाँ दोस्तों, सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने रविवार को कहा कि भारत पिछले 3 वर्षों में चीन से लगी सीमा पर कई निर्माण गतिविधियां कर रहा है। महानिदेशक यहां बीआरओ की वायु प्रेषण इकाई के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने आए थे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा 3D कंक्रीट प्रिंटेड परिसर माना जाता है। चौधरी ने कहा कि भारत सरकार बजट और नई तकनीक बढ़ाकर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बीआरओ का पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 2 वर्षों में बीआरओ के बजट में 100% की वृद्धि की है। जी हाँ दोस्तों, ये पूछे जाने पर कि क्या चीन भारत के सीमावर्ती इलाकों के पास बड़े बुनियादी ढांचे का विकास कर रही है, तो महानिदेशक ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में चीन सीमा पर बीआरओ और अन्य एजेंसियों द्वारा बहुत सारी निर्माण गतिविधियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान 8,000 करोड़ रुपए की बीआरओ की लगभग 300 परियोजनाएं पूरी की गई। चौधरी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में हमने 295 सड़क परियोजनाएं, पुल, सुरंगे और हवाई पट्टी बनाए हैं जो राष्ट्र को समर्पित किए गए हैं। 4 महीनों में हमारी 60 और परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि अगले 4 से 5 सालों में चीन को भी पीछे छोड़ देंगे हम, यानी भारत चीन को भी अगले 4 से 5 सालों में पीछे छोड़ देगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आपको भी गर्व है भारतीय होने पर तो कमेंट में मेरा भारत महान और साथ ही साथ मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत के खिलाफ बैक फुट पर जस्टिन ट्रूडो सरकार, कनाडा में उतारे जा रहे खालिस्तान के भड़काऊ पोस्टर। सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर दोस्तों हमारे चैनल पर आपको बता दें, भारत कनाडा तनाव के बीच अधिकारियों ने कट्टरपंथी गुरुद्वारे से उन सभी विवादास्पद बैनरों को तुरंत हटाने के लिए कहा है जिनमें 3 भारतीय राजनयिकों की हत्या और खालिस्तानी आतंकवादियों का महिमा मंडन करने का आह्वान किया गया है। बताते चले कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत को लेकर भारत और कनाडा के संबंधों में कड़वाहट आ चुकी है। अब ऐसे में भारत के दबाव के बाद दोस्तों कनाडा के अधिकारियों ने क्लियर तरीके से यह आदेश दे दिया है कि जितने भी भड़काऊ पोस्टर लगे हुए उन सबको दीवार से उतारो। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्लियर देखा जाता है कि आज भारत की क्या वैल्यूज हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि पूरी दुनिया के विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ट्रूडो ने गलत देश से ले लिया है पंगा। ये पहले वाला भारत नहीं, ये आज का भारत है। अमेरिका को धोखेबाज भी बता रहे हैं विशेषज्ञ। दरअसल भारत और कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर राजनयिक तनाव चरम पर है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दावा किया है कि निज्जर की हत्या में भारत के एजेंटों का हाथ है और उनके देश की सुरक्षा एजेंसियों के पास इसके सबूत हैं। हालांकि भारत ने ट्रूडो के दावे को बेतुका बताते हुए खंडन किया। भारत ने कनाडा से सबूत भी मांगे हैं जो उसे अब तक नहीं मिले हैं, लेकिन बाद में ट्रूडो ने दावा किया है कि कनाडा ने भारत के साथ सबूत को कई हफ्तों पहले शेयर कर दिया है। अब खुलासा हुआ है कि इस मामले में कनाडा को जो कथित सबूत मिले थे उसे अमेरिका ने सौंपा था। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका कनाडा में भारतीय राजनयिकों की जासूसी कर रहा था। एक मित्र देश के लिए दूसरे मित्र देशों के राजनयिकों की जासूसी करना सीमा को पार करने वाला मामला है। ऐसे में कूटनीति के कई बड़े विशेषज्ञों ने कनाडा और अमेरिका की आलोचना की। आपको बता दें, पश्चिम की जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक वेलिना चाकारोवा ने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने पूरी तरह से घरेलू कारणों से भारत के साथ गलत भू राजनीतिक लड़ाई को चुन लिया है। इसका पहले ही काफी उल्टा असर हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगा कि यह पिछले दशक का भारत है। ट्रूडो को प्रोत्साहित करने में अमेरिकी खुफिया विभाग की भूमिका का उल्टा
उल्टा असर होगा, क्योंकि रशिया के साथ संबंधों और चीन पर प्रमुख क्षमताओं के कारण भारत को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। भारत को इंडो पैसिफिक में चीन का सामना करते समय अमेरिका की जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा अमेरिका को चीन का सामना करते समय भारत की आवश्यकता है। अब ऐसे में दोस्तों विशेषज्ञों ने क्लियर तरीके से कह दिया है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने गलत देश से पंगा ले लिया है। भारत अब वो पहले वाला भारत नहीं, ये 2014 के बाद वाला भारत है, या अपने टर्म में बात करें दोस्तों तो ये मोदी का भारत है, नई भारतीयों का भारत है। बहरहाल दोस्तों इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। लेकिन अब सिर्फ ये बात भारतीय ही नहीं बल्कि पूरा विश्व भी जानता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें जहां सऊदी अरब ने भारत को दिया धोखा, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के हाँ से हाँ मिलाया। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भारत के जम्मू और कश्मीर की मुस्लिम आबादी के लिए अपना समर्थन व्यक्त करते हुए कहा है कि देश मुस्लिम लोगों की इस्लामी पहचान बनाए रखने और उनकी गरिमा को बनाए रखने में उनके साथ खड़ा है। सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला ने बुधवार यानी 20 सितंबर को इस्लामिक संगठन OIC के तरफ से आयोजित जम्मू और कश्मीर के संपर्क समूह की एक बैठक में जम्मू और कश्मीर के लोगों सहित चल रहे संघर्ष और अशांति के कारण क्षेत्र में पीड़ित लोगों के लिए सऊदी अरब के समर्थन को दोहराया है। सऊदी अरब की आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी यानी SPA ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौके पर OIC की बैठक की सूचना दी। मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब क्षेत्र में किसी भी संघर्ष को बढ़ने से रोकने और अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों के अनुसार शांतिपूर्ण समाधान हासिल करने के लिए संबंधित पक्षों के बीच मध्यस्थता प्रयासों में लगा हुआ है। OIC के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहा ने बैठक को भारत के अनुच्छेद 370 को खत्म करने के 4 साल पूरे होने पर आयोजित किया था। हुसैन इब्राहिम ताहा ने बैठक के दौरान गुहार लगाई है कि वे जम्मू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाएं। वैसे सऊदी विदेश मंत्री और OIC के महासचिव का बयान ठीक उसी तरह का है जैसे पाकिस्तान बोलता है। सऊदी अरब IOC संस्थापक है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में जिस प्रकार से सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिलाया है वो भी कश्मीर के मुद्दे पर। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है, क्या आपका जवाब होगा जरूर बताइएगा। चलते एक और खबर की तरफ जहां पाकिस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के बाहर आखिर क्यों हो रहे हैं बड़े प्रदर्शन बांग्लादेशी प्रवासियों के द्वारा। आपको बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के 78वें सत्र में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री यानी पाकिस्तान के केयर टेकर PM अनवर उल हक काकर के संबोधन के दौरान बांग्लादेशी प्रवासियों बांग्लादेश मुक्ति संग्राम साल 1971 जिसके बाद बांग्लादेश बना उसके दौरान पाकिस्तानी सेना की ओर से किए गए अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। शुक्रवार को किए इस प्रदर्शन में 1971 के नरसंहार को मान्यता देने की मांग की है। दरअसल 1971 के दौरान पाकिस्तान ने बांग्लादेश में विद्रोह को दबाने के लिए भारी संख्या में सैन्य बल का प्रयोग किया था। प्रदर्शन में सामुदायिक कार्यकर्ताओं और स्वतंत्रता सेनानियों सहित 250 से ज्यादा प्रवासी लोगों ने हिस्सा लिया। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करने वालों ने हाथों में बैनर और तख्तियां ले रखी थी जिन पर लिखा था बाकी बांग्लादेश में नरसंहार को संयुक्त राष्ट्र में काफी पहले दे देना चाहिए था। केवल 9 महीनों में 30 लाख लोगों का विनाश। पाकिस्तान के कब्जे वाले बलों ने बांग्लादेशियों का हत्यारा। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक और खबर बता दें जहां अमेरिका निकला भारत के लिए आस्तीन का सांप। हरदीप सिंह निज्जर पर जासूसी करके सौंपी थी कनाडा को जानकारियां। जी हाँ दोस्तों, ये भी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। बता दें आखिरकार खुलासा हो ही गया है कि अमेरिका ही वो आस्तीन का सांप है जिसने कनाडा को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को लेकर जासूसी के जरिए जानकारियां सौंपी थी। जी हाँ, पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि 5 आइज देशों में वो अमेरिका हो सकता है जिसने कनाडा को इंटेलिजेंस सौंपी हो और अब इसकी पुष्टि भी हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्लियर पुष्टि हुई है, ऑफिशियल जानकारी हम आपको बता रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिमी सहयोगी अधिकारियों के अनुसार वैंकूवर क्षेत्र में सिख अलगाववादी नेता निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने ओटावा ओंटारियो को जानकारी प्रदान की थी। उसके बाद कनाडा ने निश्चित खुफिया जानकारी विकसित की जिसके कारण उसने भारत पर साजिश रचने का गंभीर आरोप भी लगाया। निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों का संदर्भ पेश किया जिससे कनाडा को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि भारत इसमें शामिल था। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि फिर भी जो प्रतीत होता है वो स्मोकिंग गन है जिसने कनाडा में भारतीय राजनयिकों के साजिश में शामिल होने का संकेत देने वाले कम्युनिकेशन किए हैं जिससे कनाडाई अधिकारियों ने इकट्ठा किया था। जी हाँ दोस्तों, वैसे में कनाडा को भड़काने वाला, कनाडा को जासूसी करके रिपोर्ट सौंपने वाला कोई और नहीं बल्कि दोस्तों अमेरिका ही था और इस रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा भी हुआ है। यानी कि भारत के साथ जो मधुर संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, वो वास्तव में आस्तीन का
सांप निकला। अब आपकी क्या राय होगी दोस्तों, इस पर कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अमेरिका सोच रहा था कि वो भारत की नजर में रशिया से भी बढ़कर तगड़ा वाला दोस्त बन जाएगा भारत का, लेकिन इन खबरों के आने के बाद दोस्तों, इन खुलासों के बाद एक चीज तो तय हो चुका है कि भारत का पक्का दोस्त रशिया ही है, और अमेरिका कितनी भी भारत की जी हजूरी कर ले, वो पक्का वाला दोस्त कभी भारत का बन ही नहीं सकता। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों, तो आप लोग अमेरिका को दो शब्दों में क्या डिफाइन करना चाहेंगे? दो शब्द ऐसे कहिए जिससे अमेरिका की पूरी गाथा और भारत के साथ झूठे रिश्ते की रियलिटी पता चल सके। देखते हैं दोस्तों क्या कहती है हमारी भारत की जनता, और इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके इतना शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, भाई रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से, ताकि हर किसी को अमेरिका के इस बड़े चाल का पता लग सके। चलते अगली खबर की तरफ, जहां BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुआ नेपाल। चीन में प्रधानमंत्री प्रचंड ने किया ऐलान, भारत को लगा तगड़ा झटका। बता दे प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा है कि नेपाल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखेगा, और अपने इस बयान से उन्होंने अटकलों पर विराम लगा दिया है कि वो नेपाल को कर्ज के जाल में फंसने से बचाने के लिए वो बीजिंग पर कदम उठाने के लिए दबाव डालेंगे। एशियाई खेलों के उद्घाटन सत्र को देखने के लिए न्यूयॉर्क से हांगजू पहुंचे प्रचंड ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा है कि उनकी सरकार ट्रांस हिमालयन नेटवर्क को और बढ़ावा देगी, क्योंकि ये नेपाल के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में बहुत मदद करेगा। आपको बता दें कि ट्रांस हिमालयन नेटवर्क नेपाल और चीन के बीच एक आर्थिक गलियारा BRI का हिस्सा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का आश्वासन शी जिनपिंग को उस वक्त दिया जब चीनी मीडिया लगातार इस बात का प्रचार कर रही थी कि BRI प्रोजेक्ट के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री कर्ज की जगह अपनी चीन से अनुदान मांग सकते हैं, ताकि वह आशंका दूर हो जाए कि BRI परियोजना नेपाल को कर्ज के जाल में धकेल देगी। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि ग्लोबल टाइम्स ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने वाली आवाज में कहा है कि भारत और चीन के बीच स्थित एक देश के रूप में नेपाल का कूटनीतिक रुख दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखना है, लेकिन उससे इस वास्तविकता पर विचार करना होगा कि भारत दक्षिण एशिया को अपने प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है और नेपाल के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर सकता। अब ऐसे में दोस्तों पूरे तरीके से चाइना ने कोशिश की है नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काने की, लेकिन देखना ये होगा कि क्या नेपाल को भारत की अच्छाई नजर आती है या बुराई, अब देखना, और ये पूरे तरीके से निर्भर नेपाल पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य रखिएगा। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां ईरान को दहलाने की साजिश का पाकिस्तान का बड़ा कनेक्शन। तेहरान में 30 बम बरामद, 28 संदिग्ध गिरफ्तार। जी हां, ईरानी पुलिस ने तेहरान को दहलाने की बड़ी साजिश का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने तेहरान में एक साथ विस्फोट करने वाले 30 बमों को डिफ्यूज कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने कम से कम 28 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस साजिश के पीछे इस्लामी आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट का हाथ था। ईरान की तस्रीम समाचार एजेंसी ने रविवार को खुफिया मंत्रालय के हवाले से बताया है कि पकड़े गए कुछ आरोपियों के संबंध इस्लामिक स्टेट यानी IS से हैं, और कुछ का सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में तकफीरी समूह से जुड़े होने का भी इतिहास है। ISIS ने ईरान में कई हमलों का दावा किया है, जिसमें 2017 में हुए घातक दोहरे बम विस्फोट भी शामिल हैं, जिसमें ईरान की संसद और इस्लामी गणराज्य के संस्थापक आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी की कब्र को निशाना बनाया गया था। हाल ही में IS ने पिछले अक्टूबर में एक शिया धर्मस्थल पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें दक्षिण पश्चिमी शहर शिराज में 15 लोग मारे गए थे। ISIS सुन्नी आतंकवादी संगठन है जो शिया मुसलमानों को काफिर बताता है और उनके कत्ल का समर्थन करता है। वहीं ईरान शिया बहुल देश है। अब ऐसे में आतंकवादियों का पूरे तरीके से पाकिस्तान कनेक्शन है। कैसे बता दें, ईरानी खुफिया मंत्रालय ने बताया कि पकड़े गए आतंकवादियों में कुछ पाकिस्तानी भी हैं। ये बताता है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। दुनिया में किसी भी जगह हुए आतंकवादी हमले के संबंध पाकिस्तान से जरूर जुड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने दामन को पाक साफ बताने के लिए खुद को आतंकवाद पीड़ित देश के रूप में प्रदर्शित करता है। पाकिस्तान उल्टा भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने का प्रोपेगेंडा चलाता है, जिसका आज कोई सबूत नहीं है। ऐसे में अब ईरान भी ये मान चुका है कि हर आतंकवादी गतिविधि में पाकिस्तान का हाथ होता ही होता है, और उसके बाद भी पाकिस्तान निर्दोष बनने की कोशिश करता है और अपने आप को ही विक्टिम बताता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है। बहरहाल दोस्तों, आपकी इस पर जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। पूरी दुनिया ये बात मानती है कि पाकिस्तान में आतंकवादी पलते हैं, और पाकिस्तान नहीं बल्कि आतंकिस्तान है। उसके बावजूद भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं लेता। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां क्या भारत तक फैल जाएगा खालिस्तान का आंदोलन। कनाडा के इस नेता ने दे दिया बड़ा बयान। बता दे, भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस बीच कनाडा सरकार में पूर्व मंत्री रहे उज्जवल दोसांझ ने विभिन्न मुद्दों पर बात की, और उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में भरोसा बहुत कम है। वजह है कि कनाडा एक ऐसे संगठन का समर्थन करता है जो
जो एक मित्र देश के टुकड़े करने की बात कहता है। एक इंटरव्यू में दोसांझ से जब पूछा गया, सवाल किया गया कि क्या कनाडा में चल रहा खालिस्तान आंदोलन भारत तक फैल जाएगा, इसके जवाब में उन्होंने कहा खालिस्तानी आंदोलन कनाडा तक ही सिमट कर रह जाएगा। भारत के पंजाब के रहने वाले गैर सिखों के साथ भी रहते हैं, उनके साथ पढ़ाई और काम करते हैं, वहाँ इंटरकास्ट मैरिज भी करते हैं। 1984 में जो गुस्सा था वो अब खत्म हो चुका है। जो भी लोग भारत सरकार के विरुद्ध या फिर भारत के खिलाफ आहत महसूस करते हैं, उनके लिए कनाडा में कुछ नहीं है। वे बाकी समुदाय के लोगों के साथ नहीं रहते हैं। वे अपने हिंदू मंदिरों में जाते हैं, सिख अपने गुरुद्वारों में जाते हैं। सिखों और हिंदुओं के बीच वार्ता बहुत कम होती है, सिर्फ शादी या किसी अन्य समारोह में होती है। लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि वे हमारे ही जैसे हैं, वे दुश्मन नहीं है, उन्होंने हमें नुकसान भी नहीं पहुंचाया है। बहरहाल दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल के साथ दोस्ती पर क्या बोला पाकिस्तान, क्या सऊदी अरब की राह पर चलेगा जिन्ना का देश। बता दे, पाकिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने का निर्णय पाकिस्तान के राष्ट्रीय हितों और फिलिस्तीनी लोगों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाएगा। इसे पाकिस्तान इजराइल संबंधों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पाकिस्तान का ये बयान इजराइल के विदेश मंत्री एली कोहेन की मुस्लिम दुनिया के साथ संबंधों को सामान्य बनने की टिप्पणी के बाद आया है। पाकिस्तान शुरू से ही इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में साफ तौर पर लिखा होता है कि ये इजराइल के लिए मान्य नहीं है। पाकिस्तान में इजराइल के नागरिकों की भी एंट्री प्रतिबंधित है। जी हाँ दोस्तों, इजरायली मीडिया आउटलेट कान न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार कोहेन ने कहा कि अब्राहम समझौते में सऊदी अरब के संभावित शामिल होने के बाद 6 या 7 इस्लामी देशों के इजराइल के साथ संबंध सामान्य होने की संभावना है। अब ऐसे में दोस्तों, अगर इजराइल के संबंध सऊदी अरबिया के साथ सामान्य हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी देश मानना पड़ेगा इजराइल को, यानी कि पाकिस्तान को यह मानना पड़ेगा कि इजराइल भी एक देश है और ये उसकी मजबूरी बन जाएगी कि वो इजराइल को देश माने। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय बताएगा जरूर। चलते एक और खबर की तरफ, जहां जमीन के बाद अब समुद्र में चीन की दादागिरी, चीन सागर में लगाया फ्लोटिंग बैरियर, बिफरा फिलीपींस। बता दें, लद्दाख में भारत से उलझा चीन अब समुद्र में भी दादागिरी दिखाने लगा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में एक विवादित क्षेत्र में फ्लोटिंग बैरियर लगा दिया है जो पानी में तैरता है। इसका मकसद समुद्री इलाके पर कब्जा करना और फिलीपींस की नौकाओं को उस क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकना है। फिलीपींस की नौसेना ने कहा कि ये एक हरकत चीनी तरह तट रक्षक ने की है। मनीला के तट रक्षक और मत्स्य पालन और जलीय संसाधन ब्यूरो ने स्कारबोरो शोल के हिस्से में चीन द्वारा अवरोध स्थापित करने की कड़ी निंदा की है। फिलीपीन तट रक्षक के प्रवक्ता कोमोडोर जे तारिएला ने कहा है कि चीन की कार्रवाई उनके देश के मछुआरों को तट से दूर समुद्र में जाने से रोकने, उन्हें मछली पकड़ने और आजीविका गतिविधियों से वंचित कर रही है। जी हाँ दोस्तों, तारिएला ने कहा कि फिलीपीन तट रक्षक इन चुनौतियों से निपटने, हमारे समुद्री अधिकारों को बनाए रखने और हमारे समुद्री डोमेन की रक्षा के लिए सभी संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां कंगाल पाकिस्तान का हुआ बुरा हाल, आधी आबादी हुई गरीब, विश्व बैंक ने दे डाली चेतावनी। आखिर क्या कहा बता दें, इस वक्त पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है, देश के हालात बेहद खराब हैं। इसी बीच विश्व बैंक ने यानी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में पाकिस्तान में गरीबी बढ़कर 39.4% हो गई है। खराब आर्थिक हालात के कारण 1.25 करोड़ से अधिक लोग इसकी चपेट में आए हैं और वित्तीय स्थिरता हासिल करने के लिए देश को तत्काल कदम उठाने होंगे। एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की एक खबर के अनुसार वॉशिंगटन स्थित विश्व बैंक ने शुक्रवार यानी 22 सितंबर को एक मसौदा नीति का अनावरण किया। इसे पाकिस्तान की अगली सरकार के लिए सभी हितधारकों की मदद से तैयार किया है। विश्व बैंक के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक साल के भीतर 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है। इसके साथ ही 1.25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। पाकिस्तान में 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन के आय स्तर को गरीबी रेखा माना जाता है। मसौदा नीति में कहा गया है कि लगभग 9 करोड़ 50 लाख पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि खुद विश्व बैंक कह रहा है। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अमेरिका से बड़ी खबर, जयशंकर जी ने मैक्सिको की विदेश मंत्री से की मुलाकात। MEA ने कहा दोनों देश उभरती अर्थव्यवस्थाएं। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर जी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वें सत्र से इतर मैक्सिको की विदेश मंत्री एलिसिया बारसेना इबारा के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत मैक्सिको संबंध लगातार मैत्रीपूर्ण, गर्मजोशी भरे और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, जो अपनी समझ और बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार और सर्वांगीण सहयोग की विशेषता है। जयशंकर जी ने अपने आर्मेनियाई समकक्ष से भी मुलाकात की। MEA के मुताबिक दोनों देश समान सामाजिक आर्थिक विकास प्राथमिकताओं और बाधाओं के साथ बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था है। साथ साथ दोनों में
लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और बहुलवादी प्रणालियां हैं। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां पीओके खाली करो, भारत ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, बता दें पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया, जिसके बाद भारत ने उन्हें करारा जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद की दुकान बंद करे और पीओके को खाली करे। जी हां, भारत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते और संबंध तभी मधुर हो सकते हैं जब पाकिस्तान 3 चीज करेगा। पहला ये कि आतंकवाद की दुकान को बंद करेगा, दूसरा पीओके खाली करेगा, तीसरा पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं पाकिस्तान यूं ही नहीं आतंकिस्तान है और वो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान में आतंकवादियों को नहीं कम करेगा, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां अडानी से मिले शरद पवार तो विपक्षी गठबंधन पर हमलावर हुई बीजेपी। कहा यह सहूलियत की सियासत है। जी हाँ, एनसीपी चीफ शरद पवार एक बार फिर बिजनेसमैन गौतम अडानी के साथ दिखाई दिए। वो एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां उद्घाटन समारोह जैसे दिख रहे इस आयोजन में वो अडानी के साथ रिबन काटते नजर आए। उनकी यह तस्वीर अगले ही पल सोशल मीडिया पर तैरने लगी और सियासत की गली में फिर से कई सवालिया निशान उभर कर आने लगे। ये निशान अभी अभी बने इंडिया गठबंधन के साथ जा लगे। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शरद पवार बार बार अडानी से क्यों मिल रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी और शरद पवार के बीच दरार इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती। इंडिया गठबंधन कई मोर्चों पर टूट रहा है। तो वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस तस्वीर पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर राहुल गांधी चुप क्यों हैं जब शरद पवार बार बार अडानी से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि जब शरद पवार एक कार्यक्रम में अडानी के साथ देखे गए तो राहुल गांधी और कांग्रेस चुप क्यों है। ये सुविधा की राजनीति है, ब्लैक मेलिंग है। बहरहाल दोस्तों, इस पर आपका क्या कमेंट होगा, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भोपाल दौरे पर जा रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोमवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 1 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों में प्रदेश का उनका यह तीसरा दौरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इसकी जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि इस दौरान इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश भाजपा और की 5 अलग अलग क्षेत्रों से निकाली गई जन आशीर्वाद यात्राओं के समापन समारोह में मोदी जी शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं की एक सभा को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, आपको दोस्तों बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये नई वंदे भारत ट्रेन देश भर में कनेक्टिविटी में सुधार और रेल यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक कदम है। जिन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है उनमें वो ट्रेन है दोस्तों जिनका नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उदयपुर से लेकर जामनगर तक ये सारी ट्रेनें हमने आपको दिखाई है स्क्रीन पर। अगर आप भी दोस्तों मानते हैं कि मोदी सरकार में वाकई विकास का कार्य हुआ, अगर आप भी अगले साल लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी जी को ही अगले प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, तो कमेंट में अगली बार भी मोदी जी जरूर कहिएगा। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने